यहाँ तक पूरा नोट कर लिया होगा, जैव निम्नीकरणीय तक, है ना। अब इसके आगे देखो, टॉपिक है पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। बात यहाँ जो समझनी है वो बहुत गौर से समझनी है। प्रदूषण शब्द आपने बहुत सुना होगा, आपने शब्द नहीं ज़्यादा सुना है तो सुना है पर्यावरण अवनयन, ज़्यादा नहीं सुना है कि पर्यावरण अवनयन क्या है। तो पहले ये समझो, अवनयन अगर हिंदी में देखो तो अवनयन मीन्स होता है नीचे गिरना या धीरे धीरे डाउन की तरफ आना या बैकवर्ड की तरफ आना, पीछे जाना, जहाँ जो चीज़ है उससे पीछे जाना, तो क्या कहलाता है, अवनयन। इंग्लिश में बोलेंगे तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या है कि जहाँ भी पर्यावरण था, जहाँ पर जैविक स्थितियाँ हमारे प्रकृति की चल रही थी, वहाँ से आज बहुत पीछे आ गई। एक शब्द चलन में बहुत रहा है, सुना भी होगा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, जिसमें उन प्राणियों को रखा जाता है जो संकटापन्न है, विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, उन्हें रेड डाटा बुक में रखते हैं। रेड डाटा बुक में धीरे धीरे हर वर्ष दर वर्ष जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड-19 जो आया, इसमें भारी मात्रा में सैनिटाइजेशन किया गया, इसमें भी आंकड़ा निकल के आया कि अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव मारे गए। अरबों की संख्या में, कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पे भारी मात्रा में सैनिटाइजेशन किया गया, सूक्ष्म जीव मारे गए। इससे मनुष्य को फर्क नहीं पड़ता, ये लोग कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली आप देखिए, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखिए, रिसर्च एनालिसिस के आधार पर देखिए, तो पता चलता है नहीं, बिल्कुल मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। हो ये रहा है कि एक शब्दावली बहुत सुनी होगी, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के बढ़ने से होता है। ओजोन भी इसमें समाहित होती है। इससे हो कुछ और नहीं रहा है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, हो ये रहा है भाई, कार्बन तो उत्सर्जित हो ही रहा है, हम लोग भी कार्बन उत्सर्जित करते हैं, लेकिन कार्बन को खाता कौन था प्रकृति पर, उसका भक्षण कौन करता था, तो वो थे पेड़ पौधे। कौन था, तो पेड़ पौधे भक्षण करते थे। जो भक्षण करने वाला था उसका भक्षण तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुके मनुष्य ने कर लिया। भाई भक्षण कौन करते थे, उसका भोजन कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन कौन करता था, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों को भोजन किसने कर लिया, मनुष्य ने। भाई पेड़ काट दिए एक तरफ से, तो जब कट गए तो धीरे धीरे पर्यावरण का क्या हो गया, अवनयन हो गया। जो नदियाँ अपने आधार पर बहा करती थीं, उन पर मनुष्य ने क्या किया, बांध बना दिए, प्लेटों पर दबाव बढ़ा, भूकंप आने शुरू हो गए। मनुष्य ने इतनी ज़्यादा खुदाई करनी शुरू की, ज्वालामुखी, वहाँ से भी प्रदूषण हो रहा। तो ऐसा, तो प्रदूषण जो होता है वो किससे होता है, जो प्रदूषण फैलाता है उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक। क्या कहते हैं, प्रदूषक। जो भी फैलाता है उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक। पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, बढ़ाता है तथा आगे चलाने का काम करता है प्रदूषक। याद रखना, प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो प्रदूषक के द्वारा। अब बात आई कि प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, अवस्था के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और निस्तारण के आधार पर। कितने प्रकार के, 4 प्रकार से इनको बांटा गया। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के, एक प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा आपका मानव जनित प्रदूषक। ये जितनी शब्दावलियां लिखी हैं इनके सब के आगे प्रदूषक प्रदूषक लगेगा। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषक, जैसे अभी हमने कहा कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ या दावानल हुआ, जंगलों में लगने वाली आग जो है फॉरेस्ट एरियाज में लगती, वो किसके अंतर्गत आएगी, प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत। और मानव जनित प्रदूषण, जो मनुष्य की बस्तियों द्वारा, उद्योग धंधों द्वारा, वाहनों में डीजल पेट्रोल के दहन से, कोयला जलाने से जो भी प्रदूषण होता है वो कैसा प्रदूषण है, मानव जनित। जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वेशन है वो कैसा है, मानव जनित प्रदूषक है। अवस्था के आधार पर कैसा होता है, तो ठोस कणिकीय प्रदूषक होता है, तरल प्रदूषक होता है, जो जल इत्यादि में होता है वो तरल प्रदूषक के अंतर्गत आएगा। और गैसीय प्रदूषक में जो गैस में पॉल्यूशन होता है उसको कैसा पॉल्यूशन कहते हैं, गैसीय। तो देखो कणिकीय जो कण रूप में है, तरल जो बहनीय दशा में है, और गैस में जो प्रदूषण होता है उसको गैसीय प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण के स्वरूप प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक।
प्राथमिक प्रदूषक वो है जो सीधे जनरेट हो जाए, वो कैसा है? प्राथमिक प्रदूषक है। और द्वितीयक प्रदूषक वो है जो किसी दूसरे प्रदूषण के द्वारा हो, जैसे अम्लीय वर्षा। प्राथमिक प्रदूषक है कि द्वितीयक? द्वितीयक है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करती तो H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ पा रहे हो ना? जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो बनाता है नाइट्रिक अम्ल। हम आगे अम्लीय वर्षा पढ़ाएंगे तो वहां भी क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ प्राथमिक द्वितीयक समझेंगे। तो बात ये समझनी है, अगर कहीं आपके पास परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहेगा स्वरूप के आधार पर, कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है और निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो प्राथमिक वो है जो सीधे आपके प्रदूषण को जन्म देता है, वो कैसा है? प्राथमिक। और द्वितीयक वो है जो किसी के द्वारा उत्पन्न हो, द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आएगा। अब देखो कौन सा आता है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। तो जैव का सीधा मतलब यहाँ समझना है, जैव का मतलब क्या होता है? जीव। क्या होता है? जीव। और जीव के अंतर्गत दो लोग आते हैं, जंतु और पादप, पहले भी बता चुके हैं। तो जंतुओं के द्वारा जो इसका निम्नीकरणीय अर्थात जिसे सूक्ष्म जीव खाकर छोटे छोटे भागों में अपघटित कर लें, वो जैव निम्नीकरणीय में आता है। और जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित ना कर पाए वो जैव अनिम्नीकरणीय में आता है। क्लियर? तो अब बस सीधी सी बात, जैसे हमने कहा लोहा जैव निम्नीकरणीय है क्या अनिम्नीकरणीय? अनिम्नीकरणीय है ना। हमने कहा टमाटर, टमाटर जैव निम्नीकरणीय, इसे सूक्ष्म जीव खा डालेगा। मांस निम्नीकरणीय की अनिम्नीकरणीय? निम्नीकरणीय। हमने कहा हड्डी, तो हड्डी अनिम्नीकरणीय, जिसे गलाया नहीं जा सकता, है ना। हमने कहा कांच, तो कांच जैव अनिम्नीकरणीय, है ना। मतलब आप ये भी कह सकते हैं जो निम्नीकरणीय है ये अपघटनीय है, अपघटनीय है। और जो अनिम्नीकरणीय है ये अपघटनीय है। क्लियर? ऑप्शन में ऐसी शब्दावली मिलती। जैव निम्नीकरणीय निम्न में से कौन सा है? जो अपघटनीय है। और जैव अनिम्नीकरणीय कौन सा है? जो अनपघटनीय है। क्लियर? प्राथमिक प्रदूषक कौन है? जो सीधे प्रभावित करे, वो कैसा है? प्राथमिक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक कौन है? जो सीधे ना प्रभावित करे। ठीक, वो कैसा है? द्वितीयक प्रदूषक, है ना। ठोसी प्रदूषक कौन है? जो कण रूप में हो, वो कैसा है? ठोसी प्रदूषक। तरल प्रदूषक कौन है? जिसमें वह नियता, जो बहता हो। देखो तरल को इंग्लिश में फ्लूइड कहते हैं, लिक्विड नहीं कहते। अगर लिक्विड कह देंगे तो सिर्फ द्रव होगा। वहनीयता मतलब इसमें ठोस और जल, द्रव और गैस दोनों आते हैं। किसमें? तरल में द्रव भी आता है और गैस भी आती है। याद रखना, हमने द्रव नहीं लिखा, तरल लिखा है। और गैसीय प्रदूषण में सिर्फ गैस आती है, केवल गैस। क्लियर? वहनीयता इसीलिए हमने लिखा, जो बह सकता है उसमें वहनीयता होती है। तो ये हमारी रही बात। अब दूसरी जो हमारे, अब आपने ये सब बात समझ ली कि प्रदूषक जो होते हैं वो प्रदूषण को फैलाते हैं। प्रदूषक भी समझे कि प्रदूषक प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है। प्राकृतिक जैसे हमारे यहाँ सुनामी आया, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही, इससे समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, है ना। तो इन सब से जो भी प्रदूषण को, जो भी प्रकृति को हानि हो रही है, वो कैसी हानि है? वहाँ से जो भी प्रदूषण जनरेट होगा वो कैसा है? प्राकृतिक। ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर कार्बन छल्ला बन जाता है, गोल गोल कई किलोमीटर में। तो वो कैसा प्रदूषक है? प्राकृतिक। मानव जनित है, जो मानव ने प्रदूषण किया, जो कंपनियां लगाई, जो वाहन चलाता है, जो बड़े बड़े मॉल शॉप हैं, इनमें जो एसी भारी मात्रा में चलती है, जो बहुमंजिला इमारतें हैं इनमें एसी चलती है, तो इससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होती है, वो जो प्रदूषण होता है। सही। अब अगली हेडिंग डाल दो, प्रदूषण। अगली हेडिंग आपकी है प्रदूषण। तो प्रदूषण की जब बात आती है तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? जो प्रदूषण को फैलाता है, अभी बात हुई, उसको प्रदूषक कहते हैं। अब प्रदूषण कितने प्रकार का होता है?
प्रदूषण मीन्स पॉल्यूशन। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण से क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ये तो समझ गए, जो प्रदूषण को फैलाए वो प्रदूषक है ना। अब बात आई कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है? दूषण की बात, जो चीज़ दूषित है या जो चीज़ दूषित कर दी जाए या करने वाला तत्व है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषण। अब हमारी प्रकृति के पास क्या क्या है? इसके पास वायुमंडल है। यदि वायु में हमने धूल मिला दी, प्रदूषण है या नहीं है? हमने वायु में धुआं मिला दिया, प्रदूषण है या नहीं है? हमने वायु में वायु के अतिरिक्त जो कल हमने संगठन बताया था ना, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये सब जो कुछ है, इसके अलावा जो कुछ भी उसमें हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण। सही में यही कंडीशन जल के साथ भी है ना। 2 कण हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी है तो वो क्या है? प्रदूषण है। यही चीज़ ध्वनि में है, यही सारा एक सीक्वेंस है। तो देखो, प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो पहला प्रदूषण, जिसे प्रायः सबसे बड़ा प्रदूषण भी माना जाता है, कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। दूसरा है जल प्रदूषण मीन्स वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण मीन्स नॉइज पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन। ठीक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसके बाद आता है जैव प्रदूषण, जिसे कहा जाता है बायो पॉल्यूशन। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, जिसको कहते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूशन, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। 2, 2, 4, 2, 6। अब आया जिसको हम कहते हैं विकिरण एवं रेडियो धर्मी प्रदूषण। रेडियो धर्मी प्रदूषण, विकिरण एवं रेडियो धर्मी प्रदूषण। ये कौन सा प्रदूषण है? तो इसको ही बोलते हैं रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं जैव ठोस हो गया, तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है ई प्रदूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है ई प्रदूषण, ई पॉल्यूशन, क्योंकि ई का बड़ा चलन है ना इस समय। ई पॉल्यूशन, तापी है ना। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक पॉल्यूशन, तापी, ई। क्लियर? ये देखो, नोट करो तब तक इतने। वायु, जल, ध्वनि, मृदा, जैव ठोस, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 हो गए इतने लगभग। क्लियर? नोट कर लो। अब एक एक प्रदूषण पर हम अपनी बात करते हैं। इधर का नोट हो गया ना? ठीक, अब उस तरफ का नोट कर लो।
पहला हमारे पास जो प्रदूषण है उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन। देखो एक जिम्मेदारी है आप सबकी कि हमें इसके बाद आप जब हम मिटा देंगे तो एक एक करके बात करेंगे, है ना, जो क्लियर पूरी विश्लेषण सहित एनालिसिस वाली वार्ता होगी। तो उसमें अब आपकी जिम्मेदारी होगी, फेयर बना रहे हैं तो उसमें ये होगा कि कौन सा पॉल्यूशन किसके बाद आएगा ये आप हमें बताते रहेंगे, है ना। तो पहला प्रदूषण है एयर पॉल्यूशन। वहाँ तक नोट कर लिए? ठीक। अब देखो पहला हमारे सामने है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की जब बात की जाए कि वायु प्रदूषण क्या है, तो हम कहते हैं वायु प्रदूषण कुछ नहीं है, हवा है, इसमें कुछ मिल जाता है तो वायु प्रदूषण होता है, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर कहीं ऐसा कोई कह दे कि वायु प्रदूषण है, इससे कोई खास नुकसान हमें दिखता नहीं, बिल्कुल दिखता है। इससे खांसी, सर दर्द, सीने में दर्द, अस्थमा, दमा, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो होती हैं। महानगरीय क्षेत्रों में आपने एक चीज़ सुनी होगी, फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर, वो भी इसी से होता है। किससे? वायु प्रदूषण से होता है। तो वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा दायरा है और सबसे ज़्यादा, अभी हमने जब लिख रहा था तो मैंने शुरू में कहा था कि वायु प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण की हेडिंग डाल देने के बाद अब इसमें लिखेंगे प्रमुख प्रदूषक कौन कौन सी गैसें हैं। पहले ये लिख लेते हैं, फिर एक एक पे बात करेंगे। तो पहली गैस है CO2 ले लिख लो पहले, CO2 भी, इसका नाम भी लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे इसको बोलते हैं। दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CH4 मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, तीनों नुकसान पहुंचाती हैं। NO2, N2O, NO, तीनों नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है ओजोन। अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा या कहीं किताब में देखा होगा तो ओजोन की परत है जो समताप मंडल में है, जो पृथ्वी के लिए रक्षा कवच है। लेकिन अगर क्षोभ मंडल में ओजोन है तो वो क्या है? प्रदूषण है, ये बात याद रखना, है ना। ओजोन जल वाष्प मीन्स H2O, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारक है। खैर, तो ये सारे पे बात करनी है हमें। तो पहली गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, पहली गैस। पहली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडीशन समझो, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही गैस है प्रदूषण में। तो प्रदूषण में इसका अहम रोल है, इसकी कुल सहभागिता 50 से 60% है प्रदूषण में। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब प्रश्न आएगा समस्त प्रदूषक गैसों में या समस्त ग्लोबल वार्मिंग गैसों में या समस्त हरित गृह प्रभाव वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? 50 से 60। हिंदी में बोलो तो कहेंगे आधी या आधे से अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, प्रमुख प्रदूषक एवं हरित गृह प्रभाव वाली गैस है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये उत्पादित कहाँ से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित कहाँ से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पादित होती है यह दहन से, किसके दहन से? तो हम कहेंगे डीजल के दहन से, पेट्रोल के दहन से, कोयले के दहन से,
जैविक तत्वों के दहन से। ठीक, जैविक तत्व अगर नहीं लिख के आता तो जैविक तत्व को ही ये भी कह दिया जाता है, जैविक तत्व को ही कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों के दहन से भी कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जितने भी जैविक तत्व हैं, चाहे आप कोई पेड़ जला दीजिए या कोई आदमी अपने आप को जला दे, भारी मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कहीं से भी अगर आपने पढ़ा होगा पेट्रोल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, लेकिन भारी मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, अब देखो एक बात जो आपको बहुत कायदे से समझनी है, वो ये है कि हम जो वास करते हैं, जो रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? कहाँ पर रह रहे हैं? पृथ्वी पे। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे जितनी ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? सूर्य से। सूर्य से एनर्जी पृथ्वी पे आई, पृथ्वी ने ऊष्मा को अवशोषित किया और अवशोषित करने के बाद फिर इसे धीरे धीरे परावर्तित किया। यही तो व्यवस्था होती। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, इससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, पृथ्वी पर ताप की वृद्धि हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, मनुष्य की जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। जीवन प्रत्याशा समझ रहे हैं? मनुष्य का जीवन काल जो था, जो अधिक समय तक जी सकता था, वो कम समय तक जी रहा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मनुष्य की कम हो रही है। कोविड-19 में आपने शब्द सुना होगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। च्यवनप्राश खाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, काढ़ा पियो, है ना, और विटामिन सी गोली खाओ, लिमसी खाओ, विटामिन D3 खाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो ये सब की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि हमने अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर की और हमने अपने हाथों से कमज़ोर की। भाई मनुष्य प्रदूषण करता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सूर्य से ताप आया और ताप लौट के पूरा जाना चाहिए बाहर, सही है, पूरा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उपस्थित है गैस कौन सी? CO2, और इसकी मात्रा 0.03 है, 0.038%। क्लियर? यही तो है पूरी कंप्लीट। अगर इसको हमने 3.8 की जगह 3.8 की जगह 3.9 कर दिया, बढ़ा दिया इसको, बहुत नहीं बढ़ी, लेकिन इतना बढ़ने से आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आप कभी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जहाँ पर जाम लगा हो वहाँ फंस जाइए, आपको बहुत घबराहट होगी। टैक्सी से आप जा रहे हो और बगल में एक ट्रक वाला आ जाए और ट्रक वाला भों भों करके अंदर कोयला धुआं भर दे, तो देखो आपको वोमिटिंग ऐसा होगा, है ना। लेकिन जबकि आप कहीं पर किसी हिमालय क्षेत्र में जहाँ 33%, किसी भूखंड पे 33% पेड़ पौधे चाहिए, किसी ऐसी जगह आप चले जाएं जहाँ पेड़ पौधे बहुत हों, तो आपका मन अंदर से प्रफुल्लित होगा। मन नहीं प्रफुल्लित हुआ, वहाँ ऑक्सीजन क्या दिखता है, तो आपको अच्छा लग रहा है। यही तो है, ब्यूटी में भी यही कंडीशन है कि आपको सुंदर दिखने के लिए या सुंदर होने के लिए आपके शरीर के रोम छिद्र खुले हों, शरीर में प्रॉपर्ली ऑक्सीजन जा रही हो, है ना, और आपके शरीर, तो आप ब्यूटीफुल रहेंगे। यही तो होता है ना, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पे आप ब्यूटीफुल भी कम लगेंगे। अब देखो CO2 इतना है, अगर ये बढ़ा तो ये करता क्या है, इसकी एक प्रवृत्ति है, ये कांच की तरह व्यवहार करता है। व्यवहार इसका कैसा हो जाता है? कांच की भांति, मतलब ताप अंदर आने तो देता लेकिन लौट के जाने नहीं देता, इसलिए पृथ्वी का ताप बढ़ रहा। सही है ना, कि पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ताप आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता, इसलिए ताप बढ़ रहा। किस गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्लियर? इतनी बात समझ आई। दूसरी हेडिंग डालो, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं दम घोंटू गैस। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम हमने बताया
क्या है? दम घोंटू गैस। दम घोंटू गैस नाम से ही क्लियर हो गया, अर्थात इस गैस से दम घुट जाती है, व्यक्ति की मौत हो जाती। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हों या हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो कि जो है सिराजुद्दौला की एक है ब्लैक होल ट्रेजिडी नाम से फेमस घटना, जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को सुरंग के अंदर घुसा दिया और उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ दी, जिसमें 123 लोग मर गए और 23 जिंदा बचे। कितने? 123 मर गए और 23 जिंदा बचे। मतलब ये गैस नॉर्मल तो नहीं है, और ये गैस कहीं से नहीं निकलती। ये गैस कहाँ से निकलती है अगर बात की जाए, या कहाँ से उत्पादित होती है, कहाँ से निकलती है, तो बड़ा सरल है। कोयला, पेट्रोल, डीजल के पूर्ण दहन न होने के कारण ये गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब कोयला देखो, सबसे पहला नाम कोयला, दूसरा नाम पेट्रोल है। इस गैस से कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग होता है जिससे ये गैस ज़्यादा नुकसानदेह है? तो इससे सबसे ज़्यादा फेफड़ों का कैंसर होता है। अगर फेफड़ों का कैंसर ना हो तो आप कह सकते हैं दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, या श्वास संबंधी रोग हो जाता है। ठीक, अच्छा, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऊपर देखो शब्द हमने क्या लिखा, शब्द क्या लिखा, देखिएगा इधर, दम घोंटू गैस। क्या लिखा? दम घोंटू गैस। आदमी की दम घूटेगी तो होगा क्या? श्वासावरोध होगा। क्या होगा? श्वास जो चलती इसका अवरोध, रुकावट होगा। तो दम घोंटू गैस से दम घुटकर जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड से जो व्यक्ति की दम घुट के मौत होती, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? श्वासावरोध। उस बीमारी को क्या कहा जाता है? श्वासावरोध। ऑप्शन में इस नाम ही नहीं मिलेगा। श्वासावरोध ऑप्शन में नाम नहीं मिलेगा। नाम क्या मिलेगा? इसका नाम है एसफीजिया। क्या नाम है? एसफीजिया, या सिरफीजिया नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। इससे व्यक्ति की दम घुटकर जो मौत होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो जाती है। इसीलिए बंद कमरे में ना अंगीठी जलानी चाहिए, ना तो कहीं पर भी कोयला जलाना चाहिए, है ना। बंद कमरे में नहीं, व्यक्ति की मौत हो जाती है। किस गैस के कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। 2015 में एसएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि व्यक्ति की कमरा में बंद कमरे में अंगीठी क्यों नहीं जलानी चाहिए। अच्छा, अब बात हमारी समझना। कुएं के अंदर, जैसे सुना होगा न्यूज़पेपर में बहुत आता है कि कुएं में गाय को बचाने उतरे 7 लोग, 6 मरे, 1 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। ऐसी न्यूज आ जाती। ऐसा क्यों होता है भाई? मान लीजिए आप किसी बंद कमरे के अंदर घुसे, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। क्या वहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है? क्या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। और तुमने एक चीज़ देखी होगी, इसके साथ क्या जुड़ा है? O, मतलब ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ O2। कोई गलत बात नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो हम जिंदा हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक है तो हम मर गए, अर्थात दम घुट गई आदमी की, मर गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा, ये बात नहीं भूलना, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा, भाई ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हमारे नाक से गया और शरीर में, रक्त में घुलकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बाहर हो गई। यही तो प्रक्रिया है ना। हमने लिया, ऑक्सीजन रक्त में मिला, शरीर में दौड़ा, कार्बन बाहर आया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर अंदर गया। यही तो प्रोसेस चलता है ना। इस प्रोसेस के चलते हुए ऑक्सीजन मौजूद, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद, दोनों लोग बाहर आए। अंदर पहले कौन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी कि ऑक्सीजन जाएगा?
तो बात समझ में आती, पहले कौन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। बदतमीजी इसकी देखना, अंदर गए तो गए। अंदर जब जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो किसमें घुलता है? किसमें घुलता है? हीमोग्लोबिन में, जहां ऑक्सीजन जाती है ना। हीमोग्लोबिन में घुला तो ऑक्सीजन जैसे घुलती वैसे घुलो ना। बदतमीजी, बदतमीजी ये कि तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन से पहले जाएंगे। ऑक्सीजन जैसे घुलती है उससे 200 से, सुनना, 200 से 250 गुना तेज घुलेंगे। ऑक्सीजन से 200 से 250 गुना तेज घुलेंगे। ऑक्सीजन बैठी रह जाएगी, हम घुल घुला के और तुमको डालेंगे मार। यही तो है। ऑक्सीजन से कितनी तेज? 200 से 250 गुना तेज, है ना। इसको आप ये भी कह सकते हैं 2 × 10⁻², है ना। टाइम्स ज़्यादा तेज घुलती है और मनुष्य के शरीर में बहुत तेजी से। और शरीर में जब घुलेगी तो क्या श्वास हम नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड घुली और जो ऑक्सीजन हमारे रक्त में मौजूद है उससे मिलकर के अपना बना रहा कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ भाई, तुम अगर घुसे तो ठीक था, हमारे शरीर की भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, उसका उपयोग हम कर नहीं सकते। उसको निकालेंगे कहाँ? बाहर। वो अंदर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर आने नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से आदमी की मौत हो जाती है। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगली हेडिंग डालो, CH4 मीथेन। मीथेन, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। मीथेन का क्या नाम है? मार्स गैस इसको कहा जाता है। CH4 मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस ये कहाँ से निकलती है? तो मार्स गैस कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दलदली स्थानों से, धान के खेतों से, कोयले की खानों से, कोयले की खानों से निकलती है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से निकलती है। जानवरों के जुगाली करने से निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन। इसको मार्स गैस कहते हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, जैसा लिखा ही हमने, सारी गैसें हैं एक साथ, सब ग्लोबल वार्मिंग है। इसे मार्स गैस कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से निकलती, ये बात समझो। पृथ्वी का ताप बढ़ाने में ये भी गैस सहायक है, ठीक उसी तरह जैसे कौन सी गैस सहायक है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रशस्तता पूछ ली जाती है। ये प्रदूषण में क्या है? तो प्रदूषण में इसकी प्रशस्तता अब 20% से भी ज़्यादा हो चुकी। 20% थी लगभग, अब ये 21 पॉइंट समथिंग या 22% के आसपास है प्रदूषण में। बात हमें समझना, बात समझ रहे हो ना। ये नहीं कि प्रकृति में इतनी है, नहीं, जितनी प्रदूषक गैसें उसमें 20% हिस्सेदारी है किसकी? मीथेन की। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, गोबर गैस। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। गोबर गैस में मीथेन की प्रशस्तता कितनी है? तो 50 से 60%। सरल ये है, याद रखना कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण में है उतनी ही गोबर गैस में आपके मीथेन पाई जाती है। कौन पाया जाता है? मीथेन उतनी ही है जितनी कि कार्बन डाइऑक्साइड कुल पॉल्यूशन में है, उतनी ही गोबर गैस में मीथेन है। अब देखो, अगर आप जरा सा भी जमीनी स्तर से जुड़े हैं तो ये बात हमारी आसानी से समझ सकते हैं। दलदली स्थान जहाँ भी दलदल होगा, दलदल जहाँ भी होगा वहाँ से निकलेगी बुलबुले के रूप में गैस। कौन सी? मीथेन वहाँ से निकलती है। धान के खेतों में भी आप कभी जाएंगे तो बुलबुले के रूप में आपको मिलती है। कौन सी गैस? मार्स गैस या मीथेन गैस मिलती है। और इसकी एक खासियत है, जानना बड़ा सरल है। अगर धान के खेतों में आप कभी गए हों तो पगडंडियाँ जो होती हैं उन पर जब आप चल रहे होंगे तो आपको
गर्म ठंडा का एहसास होगा। अगर गर्म का एहसास हुआ इसका मतलब वहाँ पर गैस मौजूद है। कौन सी? मीथेन। ठंडे का एहसास हुआ तो वहाँ ऑक्सीजन है, अदर गैसें हैं। बहरहाल वहाँ पर मीथेन की मात्रा कम है वो, और फिर कोयले की खानों से निकलती, इसलिए देखा होगा कभी कभी वहाँ पर लोगों की, जो मजदूर काम करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, जैसे आपने गोबर की खाद डाल दी खेत में, वो सड़ेगी। आपने हरी खाद सड़ाई खेत में, वो भी सड़ेगी। जब वो सड़ेंगे तो कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं, जैव निम्नीकरणीय हैं। सूक्ष्म जीव जब उसको खाएगा, सड़ाएगा, तो वहाँ से भी कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन निकलेगी। और जानवर की जुगाली, जुगाली समझ रहे हो ना, जो मुंह चलाते हैं, उससे भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। तो कौन से पशु के जुगाली करने में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है? तो गाय के। किसके निकलती है? गाय के। और दूसरे नंबर पर कौन सा जानवर है? ऊँट के निकलती। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश के ऊँटों को मीथेन उत्सर्जन के चलते मार दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने मारा था? ऑस्ट्रेलिया ने। ये भी डिनोट कहीं कर लेंगे। क्लियर है? अगला हेडिंग डालेंगे। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अगली हेडिंग डालो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का नाम है क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस कौन सी गैस कहते हैं? क्रैकिंग गैस कहते हैं। क्रैकिंग गैस क्यों कहते हैं? अगर इस गैस को किसी भी पत्थर पर प्रवाहित कर दिया जाए तो पत्थर टूट जाएगा, इसलिए इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं। महानगरीय क्षेत्रों में या जहाँ कहीं भी ये गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वहाँ के भवनों में क्षति हो जाती है इस गैस के कारण। किसके कारण? SO2 का। इसका एक उपयोग भी है, मूर्ति जो बनाई जाती हैं पत्थर की, वहाँ पर जहाँ कहीं भी मूर्ति को रगड़ कर पतली करना है, कम करना है, वहाँ यह गैस डाली जाती। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे मूर्ति जल्दी कट जाती है। अब ये गैस कहाँ से उत्पादित होती है, कहाँ से निकलती है? निकलती थोड़ा सरल रहता है उत्पादित होने की अपेक्षा, है ना। तो कहाँ से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है कारखानों से। कारखानों की जगह कल कारखाने लिख लेना, केवल कारखाने नहीं सही रहता, कल कारखाने या उद्योगों से निकलती है। दूसरा कहाँ से निकलती है? तो दूसरा होगा तेल शोधन शालाओं से निकलती है। ठीक, कल कारखाने जहाँ भी डीजल पेट्रोल का दहन होता है वहाँ से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? तेल शोधन शालाओं से निकलती है। ये वाली बात ज़्यादा याद रखना। तेल शोधन शालाओं से निकलने वाली गैस कौन सी गैस होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आगरा के ताजमहल का रंग, आगरा के ताजमहल का रंग किस गैस के कारण बदरंग हो गया? तो किस गैस के कारण बदरंग हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण बदरंग हुआ। देखो हमने तेल शोधनशाला लिखा है, तो आगरा का जो ताज है वो किसके कारण प्रदूषित हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। लेकिन कहाँ तेल शोधनशाला? तो आगरा में है नहीं। तेल शोधनशाला कहाँ पर है? तो मथुरा की तेल शोधनशालाओं के कारण आगरा के ताजमहल का रंग बदरंग हुआ है। मतलब आगरा का ताजमहल जो था वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था। किसका था? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। तो सफ़ेद संगमरमर का रंग कुछ अब पीला हो गया है। अगर आपने कभी नोटिफाई किया होगा या देखेंगे तो कुछ पीला हुआ है। किस गैस के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण पीला हुआ है। अब अगली बात आती है, सल्फर डाइऑक्साइड यदि H2O से क्रिया करे, यदि क्या करती ही है? जब सल्फर डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करती है, अर्थात जल से क्रिया करती है, तो बनाती है H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक
अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल ही अम्लीय वर्षा कराता है, अम्लीय वर्षा कराता है। तो याद रखें अभी हालांकि NO2 में भी यही बात होगी, यहाँ नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनेगा तो वो भी अम्लीय वर्षा का कारक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपने समझा, H2SO4 जो है वो SO2 और H2O की क्रिया से H2SO4 बनता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और ये अम्लीय वर्षा का कारक है। अब इतनी बात ये किसकी हुई? आपने समझी सल्फर डाइऑक्साइड की। आगरा के ताज को जरूर याद रखना, चूंकि मथुरा की शोधनशालाओं से जिसको डिस्टर्बेंस हुआ है। ठीक, अगला हेडिंग डालो NO2। NO2 जल वाष्प के विषय में कोई चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि ये गैस नहीं है तो वाष्प है। SO2 हो गया, NO2 और N2O दोनों, NO भी इसी में निपट जाएगा, बस हमारे ही ओजोन बचेगी। अब देखो NO2 जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाँ डाई मालूम है भैया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे NO2 को, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेंगे? इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। और NO को कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइड। ठीक, इसको N2O को कहते हैं लाफिंग गैस। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड को N2O जो है ना, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। NO2 गैस जो है ये ओजोन में, ओजोन परत जो समताप मंडल में है, हम जब ओजोन परत पे बात कर रहे होंगे तब और क्लियर करेंगे। ओजोन परत में द्वितीय छिद्रकारक है, मतलब दूसरी छिद्रकारक गैस है, द्वितीय छिद्रकारक गैस है। देखो ओजोन परत में पहली छेद करने वाली गैस CFC है। कौन है? CFC है, उसकी चर्चा बाद में होगी। CFC है जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो छेद करती है ओजोन परत में जो समताप मंडल में। लेकिन ये नंबर 2 की छिद्रकारक गैस है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी निकलती है कल कारखानों से, वायु यानों से निकलने वाली गैस है। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये भी H2O से क्रिया कर, H2O से क्रिया करके क्या बनाती है? HNO3, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? तो वो भी अम्लीय वर्षा का कारक थी, जो पीछे अभी हमने SO2 बताया था, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये HNO3 ये भी क्या करता है? ये भी अम्लीय वर्षा का कारक होता है। ठीक, अब सीटेट ये क्वेश्चन पूछ चुका है और यही डायरेक्ट ऑप्शन आया था, तो वहां पर सही हुआ था NO2 प्लस SO2 था। निम्न में से कौन सी गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा का कारक होती हैं? तो आंसर सही हुआ था NO2 प्लस SO2, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मिलकर या दोनों अम्लीय वर्षा का कारक होती हैं। क्लियर? तो ये यहाँ तक आपने बात समझी। अब अगली हेडिंग डालेंगे ओजोन। अभी देखो ओजोन का जिक्र हुआ है तो हमने शब्द बोला था समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को बोलते हैं। ओजोन को बोलते हैं आप ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं? है ना। अब ओजोन में अगर क्षोभ मंडल में ओजोन है तो प्रदूषण है, अगर समताप मंडल में है तो लाभदायक है। बस यही अंतर है, माइनर सा। अब हेडिंग डालेंगे आप O3 अर्थात ओजोन। O3 ओजोन। ओजोन गैस में बात समझेंगे। ओजोन गैस ये इसमें सड़ी मछली की जैसी गंध आती है, सड़ी मछली जैसी गंध होती है। कैसी गंध होती है ओजोन की?
सड़ी मछली जैसी गंध होती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये फोटोकॉपी मशीन से निकलती है और प्रिंटिंग प्रेस से निकलती है। ये गैस फोटोकॉपी मशीन से और प्रिंटिंग प्रेस से निकलने वाली गैस है। अब जब ये दो जगह से निकल रही है गैस, तो ये यहाँ पर जब ज़मीन के अंदर जिस किसी को तो कोई प्रत्यक्ष ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग का कारक बनती है। कौन? ओजोन गैस। हमने ये बात बोली है, ये तब नुकसान पहुँचाएगी जब ये कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में जब होगी तब नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यही अगर समताप मंडल में है, अर्थात पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच में अगर स्थित है, या 20 से 25, दो तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं आयोग में, 20 से 25 किलोमीटर या 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है, तो ये लाभदायक हो जाती है। कौन सी? ओजोन गैस। क्लियर? अब एक चीज़ हमने छोड़ी है CFC, तो उसको ओरल बता देते हैं, बाकी अगली क्लास में रखेंगे, क्योंकि वायु प्रदूषण थोड़ा बड़ा भी है ना, आपको लग भी रहा होगा ज़्यादा है। तो CFC को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बता ही दें, लगे हाथ। तो अब अगले हेडिंग डालो CFC। अभी हमने नाम लिया था ओजोन परत में छिद्रकारक द्वितीय गैस लिखी थी उसको, और ये छिद्रकारक पहली गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अर्थात यहाँ स्पष्ट होता है क्लोरो मतलब Cl क्लोरीन, फ्लोरो Fl मतलब फ्लोरीन, और कार्बन C। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीन गैसों के मिश्रण से बना CFC। कौन बना? CFC। CFC का व्यावसायिक नाम या मार्केट में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं फ्रियान के नाम से। ये नाम याद रखना, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रियान के नाम से मार्केट में जाना जाता है। और ये तीन गैसों का मिश्रण है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। तो आप खुद जानते हैं जो चीज़ सबसे आगे होती उसकी बहुलता रसायन में ज़्यादा होती है। तो अब बात आई कि ओजोन परत में, ओजोन को सर्वाधिक, ओजोन को नहीं, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। देखो, ओजोन परत का क्षरण करने वाली प्रमुख गैस, बात समझना, ओजोन का क्षरण करने वाली प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है क्लोरीन। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो CFC बना है वही क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीन के सम्मिश्रण से बना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? क्लोरीन। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरीन पहुंचाता है। क्लियर? आप कभी जाइएगा वहाँ नहाने वाटर वर्ल्ड में, तो वहाँ देखेंगे आपका शरीर जल करके काला हो जाता है। किस गैस के कारण? क्लोरीन गैस के कारण। तो ये ऑलरेडी एक विषाक्त गैस होती है जो कि भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को, जिसके कारण उसमें छिद्र हो रहे हैं और वहाँ से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को छान कर नीचे भेजती थी। कौन? ओजोन की परत। अब जिसके कारण जब छिद्र हो गए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो छेद हो गए ओजोन परत में, सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में है छेद। तो छेद हो जाने के कारण वो सीधे यूवी किरण, पराबैंगनी किरणें आती हैं मनुष्य के ऊपर, और जब मनुष्य के ऊपर आती हैं तो आदमी को त्वचा कैंसर, एक्जिमा, सीने में दर्द, नेत्र रोग तथा सर दर्द जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये होती हैं प्रायः यूवी किरणों के ज़मीन पर आने से, इन्हीं से बीमारी फैलती। तो जब ये बीमारियां होती हैं तो अब बात आई कि त्वचा कैंसर किसको होता है? इसकी सबसे बड़ी बीमारी जो यूवी किरण की है वह है त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर किसको होता है? ये उसको होता है जिसकी चमड़ी गोरी होती है।
जिसकी चमड़ी काली होगी उसको जल्दी ओजोन परत उतना नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जिसकी चमड़ी गोरी है उसको नुकसान ज़्यादा पहुंचाती। तो ये एक नुकसान होता है जो CFC छेद कर देती। अब बात आई कि CFC निकलती कैसे है, निकलती कहाँ से। रोग तो आप जान ही गए कि इससे त्वचा कैंसर होता है। ठीक, छेद हो जाने के कारण, परत में छेद हो जाने के कारण कौन से रोग होते हैं, तो रोग है त्वचा कैंसर, प्रमुख रोग है नेत्र विकार, नेत्र विकार आदि हो जाते हैं, हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, ये हो जाता है। और ये कहाँ से निकलती है CFC, तो निकलती है रेफ्रिजरेटर से, AC से, फ्रिज से, फोम से, सौंदर्य प्रसाधन से, जो सुंदर होने की क्रीम व्रीम पाउडर वगैरह आते हैं, है ना, ठंडे वाले, इनसे भी निकलता है। जो हम लोग बॉडी स्प्रे फोर करते हैं उससे भी निकलता है भारी मात्रा में। तो इन सारी चीज़ों से निकलता है। जितनी विलासिता की प्रायः चीज़ें हैं उनसे निकलने वाली गैस है कौन सी, ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर। तो ये रही आज तक की हमारी क्लास। मिलते हैं अगले भी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।